नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया पर। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने भी कभी ये स्टेटमेंट सुने हैं कि औरतों को तो प्राचीन भारत में कभी पढ़ने नहीं दिया जाता था, औरतों को तो हमेशा दबाकर रखा जाता था, औरतें तो भारत में प्राचीन भारत में अनपढ़ थीं, या ब्रिटिश ने ही सबसे पहले स्कूल खोले जिसके अंदर औरतों को पढ़ने की आज़ादी मिली। यदि आपने भी ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स पहले सुने हैं तो आइए हम लोग चेक करते हैं इन स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी अपने इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग चेक करने वाले हैं कि वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति क्या थी, फिर उपनिषद वाले समय में क्या थी, फिर रामायण पीरियड मतलब त्रेता युग के अंदर कौन सी वुमेन थी, महाभारत पीरियड के अंदर द्वापर युग के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या थी, फिर मौर्य और लेटर पीरियड यानी कलयुग के अंदर जो जिसे माना जाता है उसके अंदर महिलाओं की स्थिति क्या थी, आदि शंकराचार्य का जब पीरियड आया, जब बौद्धों से डिबेट वगैरह शुरू हुए, उस समय महिलाओं की पढ़ने की स्थिति क्या थी, और मॉडर्न इंडिया जिसे कि ब्रिटिश के बाद का इंडिया कहा जाता है या आज का इंडिया, उसके अंदर आज महिलाओं की स्थिति भारत के अंदर क्या है, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारा रिसर्च करके बहुत सारे ऐसे नाम ढूंढे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। तो सबसे पहला जो है वो है वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड के अंदर ऐसा कहा जाता है कि औरतों को तो कभी संस्कृत सीखने नहीं दी जाती थी, उन्हें घरों में रखा जाता था। तो आइए हम लोग चेक करते हैं इसकी वैलिडिटी। तो दोस्तों, जब हम लोगों ने रिसर्च किया और वैदिक पीरियड पर हम लोग पहुंचे तो ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है उसके अंदर यदि आप जाएंगे तो रोमाशा, लोपामुद्रा, पाला, काद्रू, घोषा, जूहू, पौलुमी, इस तरह से कई सारी लेडीज जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन सभी वुमेन, उन सभी औरतों ने असल में ऋग्वेद के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इनकी कहानी है उसके अंदर, इनमें से काफ़ी सारी औरतों ने उसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके अंदर श्लोक लिखे हैं, उसके अंदर जो मंत्र हैं वो लिखे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऋग्वेद के समय भी महिलाएं पढ़ती लिखती थी, और ना सिर्फ पढ़ती लिखती थी बल्कि ऋग्वेद में कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। इसका मतलब वो ऋषिकाएं हैं, ब्रह्मवादिनी हैं। इसी तरह से सामवेद के अंदर भी आप लोग जैसा कि ये नाम देख रहे हैं कि नोधा है, अकृषित भाषा है, इसी तरह से गोपायना है, तो ये सभी नाम सामवेद के अंदर भी आते हैं जिन्होंने सामवेद के अंदर भी कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये एजम्पशन कि वैदिक पीरियड के अंदर औरतों को नहीं पढ़ने दिया जाता था या उन्हें संस्कृत नहीं सीखने दी जाती थी, ये एजम्पशन बहुत ही गलत है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम उपनिषदिक पीरियड के ऊपर। तो उपनिषदिक पीरियड के अंदर मैं दो एग्जाम्पल्स लेता हूं उपनिषदों से, गार्गी और मैत्रेयी के। जी हाँ दोस्तों, गार्गी जो थी वो ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी वो महिलाएं होती थी जो पूरी जिंदगी पढ़ाई के ऊपर लगाती थी, रिसर्च के ऊपर, शोध कार्य के ऊपर लगाती थी, और वो कभी भी शादी नहीं करती थी। तो गार्गी वन ऑफ द ब्रह्मवादिनी थी। और बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर इनके बारे में है, जब याज्ञवल्क्य जनक के दरबार में जाते हैं, जो कि सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण होते हैं उस समय में, तो जनक बोलते हैं कि जो मेरे दरबार में डिबेट जीतेगा उसको मैं ये सारी गाय दूंगा। तो याज्ञवल्क्य सारी गाय खोलकर ले जाने लगते हैं, क्योंकि कोई ब्राह्मण उनसे डिबेट करने के लिए आगे ही नहीं आता। उस समय गार्गी आती है और गार्गी कई घंटों तक उनसे डिबेट करती हैं, और अंत में याज्ञवल्क्य भी उनकी तारीफ करते हैं, उनके ज्ञान की तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, जिस समय कोई भी ब्राह्मण जिस ब्राह्मण के सामने डिबेट करने जाने से डर रहा है, उस समय गार्गी नाम की एक लेडीज उनसे डिबेट करती है और उनसे काफ़ी घंटों तक उन्हें उलझाए रखती है। तो ये वाली चीज़ ये साबित करती है कि गार्गी उस समय कितनी पढ़ी लिखी होगी। तो ये चीज़ साबित करती है कि उपनिषद पीरियड में भी वुमेन ना सिर्फ पढ़ती लिखती थी बल्कि बहुत हाई क्वालिटी की एजुकेटेड लिटरेट थी। तो उसके बाद मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैत्रेयी का आता है। ये याज्ञवल्क्य की ऋषि की पत्नी थी, और ये भी बृहदारण्यक के उपनिषद के अंदर एक कहानी आती है कि याज्ञवल्क्य ऋषि जब संन्यास लेने जाने वाले रहते हैं तो उस समय वो अपनी दो पत्नियां रहती हैं, उन दोनों को आधी आधी प्रॉपर्टी दे देते हैं और जाने वाले रहते हैं। तो उस समय उनकी एक पत्नी मैत्रेयी उनके पास आती हैं और बोलती हैं कि यदि आप जंगल में जा रहे हो संन्यास लेने और ये प्रॉपर्टी हमारे पास छोड़कर जा रहे हो, मतलब आप कुछ ऐसी चीज खोजने जा रहे हो जो चीज इस प्रॉपर्टी से भी ज्यादा कीमती है, तो मुझे असल में वही चीज चाहिए, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो उनकी इस बात से जो
याज्ञवल्क्य ऋषि होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते हैं और फिर वो उस पूरे ज्ञान को लेती हैं और ज्ञान को लेने के बाद फिर उनके साथ वन में भी जाती हैं। तो इस तरह से बहुत डिटेल के अंदर बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर उनकी चर्चाओं को दिया गया है और ये भी साबित करता है कि कितनी पढ़ी लिखी उस समय लेडीज होती थी और किस तरह से वो अपने हस्बैंड के साथ भी डिबेट कल्चर में इंडल्ज होती थी और चीज़ों को सीखती थी। इसके अलावा दोस्तों पुराणों की यदि मैं बात करूं तो सावित्री के वहां पर जिक्र आता है कि सावित्री ने किस तरह यमराज से डिबेट कर कर उनको अपनी बातों के जाल में फंसाकर अपने पति को वापस मृत्यु के उस मुंह से लेकर आ गई थी। इसी तरह से वृंदा है जो बहुत ही हाई क्वालिटी की डॉक्टर थी और उनकी शादी जालंधर नाम के एक राक्षस से हुई थी। तो जालंधर नाम के एक राक्षस या असुर से जब उनकी शादी होती है तो वो सारी असुर सेना का इलाज किया करती थी। तो वो इतनी बुद्धिमान थी कि उनके कारण देवताओं का भी उनसे जीतना मुश्किल हो गया था। तो इस तरह की कहानियां पुराणों में भी आती हैं, सावित्री, वृंदा और कई सारी इस तरह की वुमेन के बारे में उपनिषद और पुराणों में जिक्र है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं इसके बाद के पीरियड पर, रामायण के पीरियड पर। जी हाँ दोस्तों, रामायण के अंदर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीता जी जो थी वो सभी कलाओं और विद्याओं में माहिर थी। इसका जिक्र रामायण के अंदर है। इसके अलावा आर्या शांता, जी हाँ आर्या शांता बहुत कम लोगों ने नाम सुना है, लेकिन ये राम जी की बहन हुआ करती थी तथा इनके पढ़ने जाने का भी जिक्र इस रामायण के अंदर है। इसके बाद अहिल्या जो गौतम की पत्नी होती हैं, वो अहिल्या का भी बहुत सारी चर्चाएं सीता जी से रामायण के अंदर होती हैं, जिसमें वो बहुत सारा ज्ञान सीता जी को दे रही हैं, व्यवहारिक ज्ञान और परिवार का ज्ञान, समाज का ज्ञान। तो इस तरह से अहिल्या का भी एक नॉलेजेबल वुमेन होने का सबूत हमें रामायण के अंदर मिलता है। और इसके अलावा रामायण के अंदर और वुमेन जिनका जिक्र आता है वो है कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, जो कि दशरथ जी की पत्नियां हैं। इसके अंदर दोस्तों कौशल्या, सुमित्रा जो है वो तो बहुत ज्ञानवान होती ही हैं, लेकिन कैकेयी जो होती हैं वो वॉरफेयर में भी, मॉडर्न वॉरफेयर जिसे आज हम कहते हैं, तो उस समय की युद्ध कला के अंदर भी वो माहिर होती हैं और इतनी माहिर होती हैं कि एक बार दशरथ जी जब फंस जाते हैं, उनका रथ फंस जाता है, तो अपनी उंगली काटकर रथ में लगा देती हैं और उससे रथ चलता है और उसमें वो उनके साथ फाइट भी करती हैं शत्रु सेना से। तो इस तरह का की कैकेयी इंटेलिजेंट होती हैं और उसके बाद वो उसी समय उनसे वो वरदान ले लेती हैं जो वो बाद में मांगती हैं राम जी को वनवास भेजने के लिए। तो जो कैकेयी एक इतने महान, इतने बड़े राजा दशरथ को तक मजबूर कर सकती हैं अपनी बातों के आगे, वो कितनी इंटेलिजेंट होंगी ये साबित करता है उस समय। इसके बाद हम अगली महिला जिनकी बात करते हैं वो है गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति। तो अरुंधति जी का जिक्र गुरुकुल के समय भी आता है, जब श्री राम वहाँ पढ़ते हैं तो वो सभी बच्चों को पढ़ाती भी हैं और साथ में कन्याओं को भी पढ़ाती हैं और उस समय सबका ख्याल भी रखती हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि वुमेन उस समय पढ़ी लिखी थी। उर्मिला जो लक्ष्मण की वाइफ है तथा सीता जी की बहन है, वो भी उस समय पढ़ी लिखी थी। इसका भी जिक्र रामायण के अंदर आता है, वो और सीता जी साथ में ही पढ़े थे। शूर्पणखा जो कि रावण की बहन है, वो हालांकि असुर साइड, राक्षस साइड से आती हैं, लेकिन उसके बाद भी शूर्पणखा के भी पढ़े लिखे होने का जिक्र आता है। शूर्पणखा के पति की हत्या रावण एक समय में कर देता है पाताल लोक में। तो कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि उसका बदला लेने के लिए ही शूर्पणखा ने राम जी और लक्ष्मण जी के साथ उसको लड़वाया था और अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसको ही सीता जी को किडनैप करने के लिए भेजा था। तो इतनी बुद्धिमान महिला उस समय शूर्पणखा भी हुआ करती थी। इसके अलावा मंदोदरी का जिक्र आता है, जो मंदोदरी काफ़ी इंटेलिजेंट थी। वो कई बार रावण को समझाती भी है कि श्री राम से ना युद्ध करें और सीता जी को छोड़ दें, लेकिन वो नहीं मानता। और अंत में आप देखेंगे कि मंदोदरी जो रहती हैं वो अंत में बचती हैं और फिर वो उसके बाद वो जो कहते हैं, जो कई लोग बोलते हैं कि सती कर लेती थी सब महिलाएं, तो वो सती नहीं करती हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहूँगा कि दशरथ जी की भी जो पत्नियां रहती हैं वो भी कोई सती नहीं होती है। सिर्फ रामायण के अंदर आपको सती होने का जो एग्जाम्पल मिलता है वो सुलोचना का मिलता है, जो इंद्रजीत की पत्नी रहती है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि सती कोई कंपल्शन नहीं था, वो अपनी मर्जी पर निर्भर करता था। जिन वुमेन को अपने पति के साथ ही जाना होता था, सिर्फ वो उस समय चली जाती थी, लेकिन सभी नहीं जाती थी। इसके बाद आगे का एग्जाम्पल लेते हैं तारा का। तारा बाली की पत्नी रहती है और तारा बहुत ही बुद्धिमान महिला रहती है, वहाँ की रानी रहती है किष्किंधा की। और तारा कई बार बाली को समझाती है, इवन जब सुग्रीव उसे चैलेंज करता है श्री राम को दोस्त बनाकर, तब भी वो समझाती है कि अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन बाली नहीं मानता। जब बाली की डेथ हो जाती है और सुग्रीव राज भोगने लगता है और राम जी की मदद के लिए बाहर नहीं निकलता, तो उस समय जब लक्ष्मण जी क्रोध में आकर किष्किंधा को नष्ट करने वाले रहते हैं,
तब भी तारा ही आकर उन्हें समझाती है। तो तारा भी कितनी बुद्धिमान थी उस समय, वनों के अंदर रहने वाली रानी के रूप में उनका जिक्र है। तो आज यदि हम आज की भाषा में बात करेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर उन्हें लेंगे, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब होने के बाद भी वो कितनी बुद्धिमान और कितनी सशक्त थी, इसका वर्णन रामायण के अंदर आता है। इसी तरह से शबरी का वर्णन आता है। कई लोगों को सिर्फ ये पता है कि शबरी के झूठे भेड़ श्री राम ने खाए थे, पर कई लोगों को ये नहीं पता कि मतंग ऋषि जो थे वो मतंग ऋषि की शिष्या थी शबरी, और शबरी ने उनसे काफी साल तक ज्ञान प्राप्त किया। फिर जब महासमाधि में मतंग ऋषि चले गए तो उस समय शबरी से उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे तुम्हारे इस ज्ञान और तुम्हारी तपस्या के कारण। तो उस समय शबरी रुकी, फिर बाद में श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए। तो इस तरह से रामायण के अंदर कई सारी इंटेलिजेंट वुमेन का जिक्र है। तो ये जो लोग बातें करते हैं कि वुमेन लड़ती नहीं थी या रानियां के तौर पर उनमें बुद्धि नहीं थी या उन्हें दबा कर रखा जाता था, ये सारी बातें इस पीरियड में जो कि त्रेता युग है इस समय भी गलत साबित होती हैं। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों महाभारत पीरियड के अंदर। तो महाभारत के अंदर भी कई सारी हजारों में ऐसी वुमेन का जिक्र है, जिनमें से कुछ हमने ली हैं, जिसके अंदर सबसे पहली आती है द्रौपदी। तो दोस्तों द्रौपदी जो है उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि द्रौपदी ध्रुपद की बेटी रहती हैं, जिनको द्रोणाचार्य ने अपमानित कर दिया होता है। जब वो उन लोगों को, पांडवों को सिखाते हैं तो गुरु दक्षिणा में ध्रुपद से आधा राज्य ले लेते हैं। तो उस समय ध्रुपद बदला लेने के लिए जो यज्ञ करता है, उस यज्ञ की अग्नि में से द्रौपदी आती हैं, और द्रौपदी को इसीलिए पैदा किया जाता है कि वो उनके वंश का नाश करे और बदला ले सके उसके पिता का। तो द्रौपदी वही करती हैं, और सारे जगह पर आप देखेंगे कि द्रौपदी किस तरह से युद्ध का करवाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाती हैं, चाहे वो अंधे का बेटा अंधा बोलना हो, या भीम को उकसाना हो, या फिर कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर कई बार जब एक जगह पर तैयार हो जाते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, उस समय भी कृष्ण भगवान से भी बार बार बोलती है और अपने पांचों पतियों को भी बार बार भड़काती है। तो किस तरह की इंटेलिजेंट वुमेन द्रौपदी उस समय रही होगी, इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाया जाता है कि वो कृष्ण भगवान से भी डिबेट कर लेती थी, जो कि उस समय के सबसे बुद्धिजीवी ह्यूमन बीइंग थे। इसके अलावा गंगा का जिक्र आता है। गंगा उस समय एक जिक्र आता है शांतनु के साथ, कि गंगा और शांतनु का प्रेम चल रहा होता है, और उस समय वो गंगा शांतनु से बोलती हैं कि अपनी जो संतानें होंगी उनको मैं नदी में बहा दूंगी, लेकिन यदि तुमने इन्हें रोका तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तो एक बार शांतनु उन्हें रोक लेते हैं और उस वक्त वो उन्हें छोड़कर चली जाती हैं, और उस समय उनसे भीष्म पितामह होते हैं, और फिर आगे की कहानी हम जानते हैं। तो ये गंगा की कहानी है। तो गंगा भी कितनी पावरफुल रहती है कि शांतनु जैसे राजा उनकी बात मान लेते हैं, और उनकी बात उनको माननी पड़ती है, और उसके बाद भी वो उनको छोड़कर चली जाती हैं। इसी के बाद गांधारी का जिक्र आता है। गांधारी का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे जो कौरव रहते हैं, उन कौरवों में इंक्लूडिंग जो फादर रहते हैं धृतराष्ट्र, दुर्योधन के, ये सभी लोग नेगेटिव दिशा में चले जाते हैं, लेकिन गांधारी एकमात्र ऐसी लेडी रहती है जो उनको हर समय समझाती रहती है कि सही क्या है, धर्म क्या है, गलत मत करो, और आखिर तक भी वो इस चीज पर अड़ी रहती है। तो गांधारी की इंटेलिजेंस का भी इसके अंदर काफी जिक्र है। इसी तरह से हिडिंबा जो भीम की पत्नी रहती है, वो तंत्र विद्या में माहिर रहती है। उसका जो पुत्र घटोत्कच रहता है वो उसको भी सिखाकर सारी चीजें भेजती है, जिससे वो युद्ध में लड़ता है। तो इस तरह की काफी सारी कहानियां हिडिंबा के बारे में भी हैं। फिर रुक्मणी जो कृष्ण भगवान के विषय में यदि मैं बात करूं तो कृष्ण भगवान से शादी करती हैं, और उस समय वो डिसीजन लेती हैं कि मैं सिर्फ कृष्ण से ही शादी करूंगी, किसी और से नहीं। तो स्वयं अपना वर चुनने की कहानियां भी महाभारत में काफी हैं, जहां पर द्रौपदी भी स्वयंवर करती है, रुक्मणी का भी स्वयंवर होता है, और बाद में सुभद्रा को भी स्वयं अपना वर चुनती है, जो कि कृष्ण भगवान की बहन रहती हैं, वो अर्जुन को चुनती हैं। तो इस तरह की कई सारी कहानियां जो कि जिसको हम कहेंगे एक ताकतवर वुमेन कैरेक्टर को दर्शाती हैं, वो महाभारत में है। इसी तरह से कुंती है जो पांडवों की माता हैं, वो आखिर तक उन्हें अधर्म के साथ जाने के लिए कभी भी नहीं बोलती, हर समय धर्म का रास्ता अपनाने को बोलती हैं, भले ही उनके साथ गलत हो जाए तो भी। तो कुंती भी एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर है महाभारत के अंदर, जिनके ऊपर स्टडी होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों महाभारत के पीरियड में भी काफी सारी वुमेन पढ़ी लिखी हैं, काफी सारी वुमेन वॉरियर्स हैं, काफी सारी वुमेन इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, काफी सारी वुमेन बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, कि जो अपने बातों के आधार पर पूरी की पूरी कहानी को, पूरे के पूरे घटनाक्रम को घुमा देती है। तो इस तरह से महाभारत, जिसको कि हम कहेंगे कि द्वापर युग है,
उस पीरियड के अंदर भी वुमेन बहुत ही इंटेलिजेंट थी, भारत में रानियां तक रही थी, बहुत पढ़ी लिखी रही थी, समझदार रही थी और पावरफुल रही थी। तो ये बात यहाँ पर भी गलत साबित होती है कि औरतों को एंशिएंट इंडिया में पढ़ने नहीं दिया जाता था। अब दोस्तों कई लोग ये कह सकते हैं कि ये सब तो कहानियां हैं, तो हम और आगे आते हैं नए युग में जिनके साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों और आगे जब हम लोग आते हैं तो मौर्यन पीरियड के अंदर आते हैं। हालांकि हर्षवर्धन, विक्रमादित्य जैसे कई राजा हैं, लेकिन इनके बारे में जब हम बात करते हैं तो कई लोग बोलते हैं ये भी कहानियां हैं, तो इसलिए हम लोगों ने मौर्य युग इस पीपीटी के अंदर लिया है। तो मौर्य युग के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को, जैसा कि सभी जानते हैं, चाणक्य ने राजा बनाया था। तो चाणक्य मेंशन करते हैं अपनी किताब के अंदर कि चंद्रगुप्त मौर्य के उस समय में फीमेल बॉडीगार्ड्स थे। तो दोस्तों फीमेल बॉडीगार्ड किसी भी राज्याध्यक्ष के बनाना, मतलब आप सोच सकते हैं आज कोई सोचता भी नहीं है, लेकिन उस समय में फीमेल बॉडीगार्ड का मतलब था कि फीमेल इतनी ताकतवर, उतनी चालाक और उतने स्तर की वॉरफेयर एक्सपर्ट होती थी कि उनको चंद्रगुप्त मौर्य का बॉडीगार्ड तक बनाया गया था। इसके अलावा गणिकाएं जो होती हैं, जिनको आज वैश्या का दर्जा दिया जाता है, उनको तक उस समय में रेस्पेक्ट मिलती थी, एम्प्लॉयमेंट मिलता था। यहाँ तक कि गणिकाओं के लिए एक अलग से मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ था, जिसके अंदर गणिका अध्यक्ष होती थी, जो गणिकाओं के बारे में केयर करती थी। और उस समय गणिकाओं का प्रयोग फॉरेन अफेयर्स के अंदर भी होता था, स्पाई के तौर पर भी होता था, जैसा कि आज मोसाद या आईएसआई वगैरह यूज करते हैं। उस तरह से उस समय गणिकाएं, विषकन्याएं, ये सब प्रयोग होती थी दूसरे राजाओं की हत्याएं करने के लिए भी और कई जगहों पर जाकर खबरें लाने के लिए भी। तो इस तरह का वुमेन का एक स्ट्रेचर मौर्यन पीरियड में था, जिस समय चाणक्य और चंद्रगुप्त थे। तो उसी के आगे जब हम बढ़ते हैं तो अशोक आए, अशोक के बाद बौद्धिज्म आ गया, जैसा कि हम जानते हैं। और बौद्धिज्म के बाद जब बौद्धिज्म की डिबेट कुमारिल भट्ट ने की और उसके बाद आदि शंकराचार्य ने, तो आदि शंकराचार्य के पीरियड के अंदर की एक घटना हम लेते हैं कि आदि शंकराचार्य के समय में औरतों का क्या स्टेचर था। तो आदि शंकराचार्य जब डिबेट करने के लिए मंदन मिश्र के पास जाते हैं, तो मंदन मिश्र से डिबेट होती है, तो उसकी जज जो बनती है वो मंदन मिश्र की पत्नी उभया भारती बनती हैं। जी हाँ दोस्तों, उभया भारती कई दिनों तक उसकी जज बनी रहती हैं, दोनों की चीज़ों को नोट करती हैं और लास्ट में जब अपने पति को हारते हुए देखती हैं तो वो खुद डिबेट में बैठ जाती हैं और एक बार आदि शंकराचार्य को हरा देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आदि शंकराचार्य बाद में आकर उन्हें हरा देते हैं 6 महीने बाद, लेकिन उस समय वो आदि शंकराचार्य को डिबेट में हरा देती हैं। तो दोस्तों आदि शंकराचार्य जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की, उस व्यक्ति को यदि कोई महिला हरा रही है संस्कृत में डिबेट करते हुए, तो आप सोच सकते हैं कि उस समय वो महिला कितनी बुद्धिमान, कितनी समझदार रही होगी बनारस के अंदर। तो दोस्तों ये एक घटना है जो ये बताती है कि उस समय भी औरतों को संस्कृत भी पढ़ने दी जाती थी, और ना सिर्फ संस्कृत पढ़ती थी बल्कि शास्त्रों का इतना ज्ञान होता था कि आदि शंकराचार्य जैसे पंडितों तक को वो डिबेट में हरा दें। तो इस समय भी वुमेन के ना पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों आते हैं क्वींस ऑफ इंडिया पर। जी हाँ, कि भारत के अंदर कितनी रानियां रही हैं। जब यूरोप ये सारी चीज़ें देख रहा था कि आदमी ही राज कर सकते हैं, जिस समय यूरोप के अंदर लोग बोल रहे थे कि औरत में तो आत्मा नहीं होती, उसकी गवाही स्वीकार नहीं होगी, उस समय दोस्तों 12वीं शताब्दी के अंदर रानी रुद्रम्मा देवी वारंगल के अंदर रानी बनी और उन्होंने कई वर्षों तक वहाँ पर राज किया और लुटेरों से उन्होंने जंगें भी लड़ी। तो उस समय जो कि आज के तेलंगाना में स्थित जगह होगी, उस समय रानी रुद्रम्मा देवी वारंगल में रानी बनी। इसी के अलावा दूसरी एक रानी है दुर्गावती, जो कि गोंडवाना की रानी रही और मुगलों के समय में जब शेरशाह वगैरह आए तो काफ़ी सारे लोगों से उनकी फाइट भी हुई। तो उस समय रानी दुर्गावती ने भी मुगलों से और इस पीरियड में काफ़ी जंग करी और गोंडवाना के अंदर राज संभाला जब उनके पति की डेथ हो गई। तो दोस्तों रानी दुर्गावती भी जो कि गोंडवाना की रानी रही मध्य प्रदेश के अंदर, उनका काफ़ी नाम है। इसके बाद रानी देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम है, 17वीं शताब्दी के अंदर ये रही दोस्तों। और ये जब इनके पति की हत्या एक वॉर के अंदर हो गई, जब डेथ हो गई, तो पति की डेथ होने के बाद फिर ससुर की डेथ होने के बाद इन्होंने इंदौर के अंदर राज संभाला। और राज संभालने के बाद ये इतनी पॉपुलर हुई कि भारत की सबसे बड़ी रानियों में से एक इनका नाम है। और ना सिर्फ ये रानी बनी बल्कि भारत के बहुत सारे बड़े बड़े इंक्लूडिंग काशी विश्वनाथ और साउथ इंडिया के अंदर बड़े बड़े मंदिर, इन सभी का जीर्णोद्धार देवी अहिल्याबाई होलकर ने किया। तो इनके बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो इनकी महानता के बारे में आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं। इसके बाद अगला नाम आता है दोस्तों 16वीं शताब्दी के अंदर
ताराबाई भोसले। जी हाँ, ताराबाई भोसले मराठा की रानी थी और इनके भी जब पति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो साम्राज्य को संभालती हैं, छोटे बच्चों को भी पालकर बड़ा करती हैं और साथ में मुगल इन्वेजन को भी रोकती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली इंटेलिजेंट वुमेन के तौर पे ताराबाई भोसले को जाना जाता है, जिन्होंने सारे मराठा साम्राज्य को उस समय तक बचा कर रखा। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, जिनको हम सभी जानते हैं कि जब डलहौजी ने उनका राज छीनने की कोशिश की तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के आगे हार नहीं मानी। तो ये उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल है दोस्तों, झांसी का। इसी तरह से क्वीन गायत्री देवी जयपुर की हैं, जो 19वीं शताब्दी के अंदर लेटेस्ट हम देखते हैं। तो गायत्री देवी बहुत ही इंटेलिजेंट वुमेन के तौर पर जानी जाती थी। उसके बाद आज़ादी के बाद भी उन्होंने कई बार चुनाव लड़े और जीते लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में, और काफ़ी सारी चीज़ों में इनका योगदान रहा है। तो क्वीन गायत्री देवी बहुत ही फेमस रही हैं। इसके अलावा दोस्तों एक रानी जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, रानी गाइडिनल्यू। तो दोस्तों ये रानी गाइडिनल्यू कौन थी असल में? 1915 के अंदर इनका जन्म हुआ था, जब ब्रिटिश पीरियड चल रहा था। तो इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश से लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी और काफ़ी इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किए, लड़ाई लड़ी, जंगें लड़ी, और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया और काफ़ी साल तक इनको जेल में रखा। जेल में जवाहरलाल नेहरू जी से भी मिली और उन्होंने भी उनकी बहुत तारीफ करी। आज़ादी के बाद फिर इनको, आज़ादी के समय में इनको जेल से रिहा किया गया। उसके बाद इन्होंने नागा अस्मिता के लिए बहुत काम किया, नागालैंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, और इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज से भी बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी कि हमको क्रिश्चियंस में कन्वर्ट नहीं होना है, हम नागा कल्चर में ही जिएंगे, हमारा जो कल्चर है प्राचीन भारत का हम उसी में जिएंगे, आप लोग हमें दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं करो। इसके लिए एक बड़ी लड़ाई इन गाइडिनल्यू रानी ने लड़ी और इनको रानी की पदवी जवाहरलाल नेहरू जी ने बाद में दी और इनका डाक टिकट तक बाद में छपा। तो इस तरह नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्होंने एक बड़ा संघर्ष पहले ब्रिटिश से और बाद में मिशनरीज से किया। तो ये रानी है नॉर्थ ईस्ट की। तो इसके बाद अलावा दोस्तों ऐसी कई सारे हज़ारों में एग्जाम्पल है, जैसे कि रानी पद्मावती, जिन्होंने जौहर कर लिया लेकिन अपनी इज्जत नहीं दी खिलजी के सामने। रानी जीजाबाई जो हैं, जो कि शिवाजी की माता के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। उन्होंने शिवाजी को पाला, इस तरह से बड़ा किया कि शिवाजी ने इतना बड़ा मराठा साम्राज्य खड़ा कर दिया। इसके बाद दोस्तों किरण देवी हैं, जिन्होंने अकबर के ऊपर कटार रख दी थी जब अकबर औरतों के साथ गलत काम करता था मीना बाजार में। तो उसके बाद से मीना बाजार बंद करना पड़ गया था अकबर को। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा को कौन नहीं जानता। तो इस तरह से कई सारी रानी है। इसके अंदर मैंने 1200 से लेकर 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 एंड तक के, आज तक के एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरह से भारत के अंदर रानियां रही हैं, बुद्धिमान रानियां रही हैं। उन्होंने ना सिर्फ राजपाट संभाला है, पॉलिटिक्स समझी है, बल्कि स्पिरिचुअल काम भी बहुत सारे किए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे भारत में महिलाओं का सम्मान रहा है। इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं फीमेल सेंट्स और पोइट्स के बारे में। तो दोस्तों मीराबाई, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक फीमेल सेंट हैं जो राजस्थान में बहुत फेमस हुई। भक्ति आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से गंगा सती गुजरात में हुई, जनाबाई महाराष्ट्र में हुई, अक्का महादेवी कर्नाटका के अंदर हुई, आंडल जो थी वो तमिलनाडु के अंदर फेमस हुई। तो इन सभी का दोस्तों उतना ही बड़ा नाम है जितना कि मीराबाई का हम नॉर्थ इंडिया में सुनते हैं। इन सभी के बारे में कई सारे लोकगीत हैं, कई सारी किताबें हैं, कई सारे इनके ऊपर कैसेट्स निकले हुए हैं। कई लोग आज भी मंडलियों के अंदर देश भर में इनके गीत गाते हैं। तो ऐसी कई सारी वुमेन, फीमेल सेंट्स और पोएट्स हैं। हमने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं। तो दोस्तों ना सिर्फ वुमेन हमारे यहाँ क्वीन रही हैं, ना सिर्फ स्पिरिचुअल रही हैं, ना सिर्फ वॉरियर रही हैं, ना सिर्फ उन लोगों ने वेदों के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है, बल्कि वो सेंट्स और पोएट भी रही हैं। इसके बाद दोस्तों यदि मैं आगे बढ़ाता हूँ अपना प्रेजेंटेशन, तो मॉडर्न इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहीं, पोएट भी रहीं। इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल भारत की प्राइम मिनिस्टर भी बनी, प्रेसिडेंट भी बनी। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर्स की यदि मैं बात करूं तो जयललिता, ममता बनर्जी ये चीफ मिनिस्टर्स बनी। मायावती, मीरा कुमार जो कि एससी होने के बाद भी चीफ मिनिस्टर बनी, सबसे बड़े प्रदेश की, और एक स्पीकर बनी भारत की लोकसभा की। निर्मला सीतारमन, सुषमा स्वराज जो कि डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनी। ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब जीती।
इसी तरह से मेरी कॉम, साइना नेहवाल स्पोर्ट्स में दुनिया भर में अपना जहां झंडा गाड़ रही हैं, वहीं चंदा कोचर, किरण मजूमदार शाह जैसी लेडीज बिजनेस के अंदर बहुत पॉपुलर हैं। यहाँ जो मैंने दोस्तों नाम लिए हैं, ये नाम सिर्फ चंद नाम है, मतलब 0.001%। ऐसे कई हजारों में महिलाएं भारत के अंदर भारत का नाम कई जगहों पर कई चीज़ों में रोशन कर रही हैं। तो ये मॉडर्न इंडिया तक हम लोग आए वैदिक पीरियड से लेकर दोस्तों। तो इसके बाद आप लोगों को फैसला करना है कि डू यू स्टिल थिंक दैट वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी इन एंशियंट इंडिया? क्या आपको अभी भी लगता है कि औरतों के ऊपर भारत में अत्याचार होता था, या औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, या भारत की औरतें इलिटरेट होती थी? तो दोस्तों गिव योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, ताकि हम लोग भी आपके विचार इस विषय में जान सकें। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो वुमेन इन एंशिएंट इंडिया के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और वीडियो हम आप लोगों के लिए बना सकें। धन्यवाद।